जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपके वेलफेयर से, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, एमएससीपी का फॉर्म भरकर रिकॉर्ड को भेजिए। जो सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नैब सूबेदार 2006 के बाद आए हैं उनको एमएससीपी मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूं और ये फॉर्म है एमएससीपी लेने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2006 के बाद आए हैं, चाहे आप सिपाही हो, चाहे आप नायक हो, हवलदार हो, ऑनरी नैब सूबेदार हो, तो दोस्तों आपको फिर एमएससीपी मिलेगी। ये फॉर्म भरकर आपको अपने रिकॉर्ड को भेजना है। आपको इसमें अपनी कुछ डिटेल मेंशन करनी है, अपना रैंक, आर्मी नंबर, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, आपका विलेज, आपका एड्रेस, सब कुछ आपको भरना है इसमें और नीचे आप साइन करेंगे और आप भेज देंगे अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। जी हाँ दोस्तों ये फॉर्म उनके लिए जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं, जिनको अभी तक एमएससीपी नहीं मिली है। अगर कोई सिपाही है, नायक है, जिनकी सर्विस 16 साल से ऊपर है, तो फिर उनको एमएससीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। अगर कोई सिपाही है, नायक है, हवलदार है, जिनकी सर्विस 24 साल से ऊपर है, तो फिर उनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। अगर कोई ऑनरी नायब सूबेदार है, जिनकी सर्विस 24 साल से ऊपर है, तो फिर उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, एमएससीपी नायब सूबेदार की। दोस्तों, ये फॉर्म आप मेरे से ले सकते हैं और इसके बेस पर आप एमएससीपी ले सकते हैं। एक पैसा भी आपको कहीं नहीं देना, फ्री में आपको एमएससीपी मिलेगी इस फॉर्म के जरिए। तो आप ये फॉर्म मेरे से ले सकते हैं और एमएससीपी आप ले सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पीसीडी स्पर्श से आया मैसेज पेंशनर के पास, आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव कर लिया गया है। स्पर्श पर लॉगिन करें और स्टेटस चेक करें। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के पेंशनर्स के पास पीसीडीए से, स्पर्श से एक मैसेज आ रहा है फोन पे कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, वो अप्रूव कर लिया गया है पीसीडीए स्पर्श के द्वारा। तो इन्होंने बताया कि आप स्पर्श पे लॉगिन करिए और स्टेटस चेक करिए अपने लाइफ सर्टिफिकेट का। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं, तो दोस्तों उनके पास मैसेज आ रहा है फोन पे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है, तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ये मैसेज आ रहा है तो आप नीचे कमेंट जरूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 15 साल खत्म हो गए लेकिन तब भी कम्यूटेशन का पैसा कट रहा है, क्या कोर्ट केस करें ताकि पेंशन में से कम्यूटेशन की रिकवरी बंद हो। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनके 15 साल खत्म हो गए लेकिन तभी भी पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है, रिकवरी हो रही है। अब दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे केस हैं जो 2006 के बाद आए हैं पेंशनर्स और उनको एमएससीपी मिली हुई है। अगर आपको एमएससीपी मिली हुई है तो दोस्तों फिर आपका 15 साल का पीरियड नहीं होगा, फिर वो पीरियड आपका और बढ़ जाएगा और जो कम्यूटेशन वैल्यू है वो भी आपकी अलग अलग हो गई होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कोर्ट केस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिनको भी 15 साल हो गए हैं और अगर उनको एमएससीपी मिली हुई है तो आपका पीरियड फिर बढ़ जाएगा, या तो 16 साल, 17 साल, या फिर 8 साल, 9 साल, यानी जब से आपको एमएससीपी मिली है उस डेट से और आगे का पीरियड काउंट होगा, 15 साल से और आगे का। तो आपको कोर्ट केस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन पेंशनर्स को कोर्ट केस करने की जरूरत है जिनको 10 से 11 साल, 12 साल हो गए हैं और अभी भी उनका पैसा काटा जा रहा है पेंशन में से कम्यूटेशन का। वो पेंशनर्स कोर्ट केस करें। जिन पेंशनर्स के 15 साल पूरे हो गए हैं और जिनको एमएससीपी मिली हुई है, उनको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आप पहले समझिए कि किस चीज का आपका पैसा काटा जा रहा है और किस वजह से काटा जा रहा है, पहले आप ये समझिए, उसी के बाद आप कोर्ट केस करिए। मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले आप एमएससीपी चेक करें, कहीं आपको एमएससीपी तो नहीं मिली। अगर एमएससीपी आपको मिल गई है तब आपका पीरियड बढ़ गया होगा 15 साल से और ज्यादा का, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या पेंशनर्स को प्रोविजनल पेंशन देने का रूल है रिटायरमेंट के बाद जब तक पीपीओ जारी नहीं होता। अब दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर्स होते हैं जो रिटायर्ड तो हो जाते हैं लेकिन उनकी पेंशन सेंशन नहीं होती, पेंशन उनको नहीं मिलती क्योंकि उनका पीपीओ जनरेट नहीं होता। जब तक आपका पीपीओ जनरेट नहीं होगा जब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई से भी डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हो। दोस्तों, भारत सरकार का एक रूल है प्रोविजनल पेंशन देने का। आप यहां पे देख रहे हैं, पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन एंड ग्रेजुटी थ्रू मनी ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों,
आपको प्रोविजनल पेंशन दी जा सकती है, और वो एक कंडीशन पे दी जाती है, अगर आपका पीपीओ नहीं बना रिटायरमेंट के बाद। दोस्तों जब तक आपको पीपीओ नहीं मिलेगा, जब तक आपको प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी। और दोस्तों भारत सरकार के अनुसार आपको मिनिमम प्रोविजनल पेंशन दी जाती है 9,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, जब आपका पीपीओ सैंक्शन हो जाएगा तो दोस्तों फिर आपको पूरी पेंशन मिलेगी। यानी जब आप रिटायर हुए उस टाइम जो आपकी बेसिक पे रही होगी उसके अनुसार आपको लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन मिलेगी। तो जब तक आपका पीपीओ जनरेट नहीं होता, जब तक आपको प्रोविजनल पेंशन दी जा सकती है, और वो भी मिनिमम 9,000। दोस्तों ये पूरा रूल है भारत सरकार का। और दोस्तों इसी का एक रूल है, सब रूल नंबर 64। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको प्रोविजनल पेंशन लेनी है। यानी आपकी मेन पेंशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और अगर आप अपनी जीविका चलाने के लिए प्रोविजनल पेंशन लेना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो आप वो ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों प्रोविजनल पेंशन जब तक ही आपको मिलेगी जब तक कि आपका मेन पीपीओ जारी नहीं होता, ये रूल है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। आरबीआई की अपील सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों से, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में तो नॉमिनी जरूर बनाएं। अब दोस्तों बहुत से पेंशनर्स के खाते बैंक में रहते हैं। अब बैंक से कई बार वो पेंशन लेते हैं, उनका खाता बैंक में होता है, पेंशनर्स कई बार बैंक जाते रहते हैं। अब दोस्तों पेंशनर क्या करता है कि वो सिर्फ अपना नाम ही मेंशन कराता है, कोई उसका नॉमिनी मेंशन नहीं होता बैंक खाते में। तो आप नॉमिनी जरूर करवाएं। अगर आप पेंशनर्स हैं तो वाइफ को, स्पाउस को नॉमिनी कराएं। अगर वाइफ की डेथ हो चुकी है तो किसी डिपेंडेंट को आप नॉमिनी कराएं, ताकि आपके मरने के बाद जो भी आपका बचा कुचा पैसा है वो या तो डिपेंडेंट को मिले या फिर वाइफ को, स्पाउस को मिले। बैंक बचा हुआ पैसा या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको बचा हुआ पैसा तभी देगी जब कोई नॉमिनी होगा। अगर आपका कोई नॉमिनी है तभी आपका पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो नॉमिनी आप जरूर कराएं, चाहे वाइफ को, स्पाउस को या फिर डिपेंडेंट को। दोस्तों इसी पे एक पूरी नोटिफिकेशन निकला था, बैंक अकाउंट के लिए नॉमिनी जरूर बनाएं। अगर आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया है तो स्पर्श पे भी आप नॉमिनी करें, वाइफ का नॉमिनी करें या फिर बच्चों का नॉमिनी करें, ताकि आपकी डेथ के बाद पैसा आपके नॉमिनी को दिया जा सके। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा करें पेंशन। जैसा आपको पता है जो आपकी लास्ट डेट है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की, चाहे आप कोई से भी पेंशनर्स हो, वो है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक, 30 नवंबर से पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा करें, चाहे आप स्पर्श के पेंशनर्स हो या फिर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हो। लाइफ सर्टिफिकेट भरना, जमा करना आपकी जिम्मेवारी है, नहीं तो पेंशन पे असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 से ज्यादा नोशनल मैक्सिमम में पेंशन बढ़ेगी अगर सरकार नोशनल मैक्सिमम लागू करती है। जैसा आपको बताया ओआरओपी में है विसंगतियां, चाहे ओआरओपी 1 हो, 2 हो, 3 हो, और आगे ओआरओपी 4 भी आएगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ विसंगतियां रहेगी। तो हमारा मकसद है कि ओआरओपी में एवरेज को हटाना, उसकी जगह नोशनल मैक्सिमम लाना। अब दोस्तों इसमें से नोशनल मैक्सिमम फायदा किन रैंकों को अच्छा खासा देखने को मिल सकता है? सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जी हाँ दोस्तों, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक सभी की पेंशन अच्छी खासी बढ़ सकती है अगर भारत सरकार नोशनल मैक्सिमम लागू करे। जी हाँ दोस्तों, वैसे ओआरओपी में से जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है उसे हटा दिया जाए भारत सरकार के द्वारा। अब दोस्तों ओआरओपी में कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। ओआरओपी में आधे रैंक बाहर हो रहे हैं, जेसीओज बाहर हो रहे हैं, जो मेडिकल कैटेगरी के हैं उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है, किसी की पेंशन माइनस में जा रही है। यानी ओआरओपी में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो इसकी जगह नोशनल मैक्सिमम लागू किया जाए ताकि आपको अच्छी खासी पेंशन बढ़कर देखने को मिले। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर नोशनल मैक्सिमम मिलता है, और दोस्तों इसका केस भी चल रहा है एएफटी में इसका केस चल रहा है। अगर केस हम जीत जाते हैं तो फिर आपको नोशनल मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ओआरओपी में हमें एवरेज नहीं चाहिए, ये हमारी शुरू से डिमांड रही है जब से विसंगतियां शामिल हो गई ओआरओपी में। तो दोस्तों देखेंगे कि एएफटी का निर्णय कब आता है नोशनल मैक्सिमम को लेके। और दोस्तों नोशनल मैक्सिमम बेसिक पे में काम करता है, बेसिक पे पर, और दोस्तों पे स्केल पे काम करता है। तो उसी के जरिए हम चाहते हैं कि पेंशनर्स की अच्छी खासी पेंशन बढ़ सके, ताकि आपको नुकसान ना हो पेंशन पे, जिस तरीके से ओआरओपी में हो रहा है विसंगतियां डालकर। तो हम चाहते हैं कि विसंगतियों को हटा के एक सही पेंशन फॉर्मूला आपको दिया जाए, भले ही वो नोशनल मैक्सिमम हो। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे।
वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।